नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं गरिमा नरूला एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर। जी हाँ, 10th क्लास के लिए, स्पेशली हमारे 10th क्लास के बच्चों के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं जहां पे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 बायो का जो है, दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। थोड़ी सी इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये चैप्टर एग्जैक्टली कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इसका क्वेश्चन का वेटेज है, कितना आएगा। बच्चों ये वाला जो चैप्टर है ना, ये लगभग 8 या 10 नंबर का है सीबीएसई एंड एज वेल एज आरबीएसई के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आप कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते। इमेजिन कीजिए कि ये 8-10 नंबर कैरी कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इन सब चीजों के अंदर ये चैप्टर जो है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पे हमने कोशिश बहुत करी है कि आप लोगों को पूरा का पूरा इस चैप्टर का थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो सके। इस चीज को लेके हमने थोड़ी सी कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी कोशिश आपके काम आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमीबा क्या है। अमीबा एक तरह का हम लोग बात करें कि अमीबा एक तरह का प्रोटोजोआ है, ओके। और प्रोटोजोआ है, फ्रेश वाटर में रह रहा है। इसका न्यूट्रिशन जो होता है, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या बोलोगे कि इसका जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज होलोजोइक, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, इसका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कैसा होता है, होलोजोइक होता है, ठीक है। अब होलोजोइक का मतलब क्या होता है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा बच्चा इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर, हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बोलेंगे कि आपको लिखना कैसे है ना, कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है अपने आप को। तो सबसे पहले ये चीज आप ये बताओगे कि यहाँ पे नीट एंड क्लीन डायग्राम बहुत मैटर करता है बायोलॉजी के अंदर। अगर आपके डायग्राम्स अच्छे हैं, आपकी ये चीजें अच्छी हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आप लोगों का जो इंप्रेशन होगा वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा होगा। जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले ये न्यूट्रिशन के अंदर आप ये बताओगे कि इसका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, होलोजोइक होता है। अब होलोजोइक का मतलब क्या होता है ना, होलोजोइक का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे इंजेशन, ठीक है। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे अमीबा है वो पहले फूड को अपने अंदर ले लेगा, ओके। यहाँ पे जो अमीबा है, अमीबा में यहाँ पे जो आपको प्रोमिनेंट ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। मोर ओवर ये क्या है, फूड पार्टिकल। तो अमीबा अपने सूडोपोडिया बनाता है। सूडोपोडिया क्या होते हैं, सूडोपोडिया को हम फॉल्स फूड भी बोलते हैं, ठीक है, या फॉल्स फीड भी बोलते हैं। हुआ क्या कि साइटोप्लाज्म एक बार एक तरफ आया, फिर साइटोप्लाज्म एक बार दूसरी तरफ आया। तो ऐसे साइटोप्लाज्म, जरा आप इस डायग्राम के अंदर जरा ध्यान से देखना, ऐसे इस तरह के ये फीट बन गए हैं, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सूडोपोडिया बोल रहे हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात, सूडोपोडिया समझ में आ गई कि सूडोपोडिया एग्जैक्टली क्या है। तो सूडोपोडिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये फॉल्स फीट है, ठीक है। तो ये सूडोपोडिया इस तरह से अमीबा के चारों तरफ निकल के और फूड पार्टिकल को अपने अंदर की तरफ ले लेते हैं। सी हो गया। तो ये फूड वैक्यूल को अपने उन्होंने अंदर की तरफ ले लिया। अब यहाँ पे फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर की तरफ ले लिया, और जब ये अंदर की तरफ ले लेता है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे इसको, फूड वैक्यूल, क्लियर। अब जो ये फूड वैक्यूल है, अब जो प्रोसेस आता है बच्चों, सेकेंड प्रोसेस जो आता है वो आता है डाइजेशन का, क्लियर। तो अब यहाँ पे समझना इस बात को कि डाइजेशन में क्या हुआ। डाइजेशन में बहुत सिंपल सी बात हुई कि यहाँ पे जो आपकी फूड वैक्यूल बनी है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे लाइसोसोम्स काम आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स। और इन्हीं एंजाइम्स की वजह से फूड का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, क्लियर। तो फूड का डाइजेशन हो गया। तो सेकंड प्रोसेस जो हो गया वो कौन सा हो गया, डाइजेशन, ठीक है।
तीसरा प्रोसेस जो है, ठीक है, जब फूड का यहाँ पे डाइजेशन हो चुका है, सी फूड अंदर आ गया, इसका डाइजेशन हो गया है, डाइजेशन के बाद में इसका थर्ड प्रोसेस जो होता है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। क्लियर? अब ये एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन का मतलब क्या है समझना। अगर कोई फूड पार्टिकल है ना, फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है वो सिंपल मटेरियल के अंदर चेंज हो रहे हैं। क्लियर? कॉम्प्लेक्स चीजें किसमें कन्वर्ट हो रही हैं? सिंपल के अंदर। तो जब यहाँ पे सिंपल में ये कन्वर्ट हो गया, डाइजेस्ट हो गया, तो पहले उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्लियर? तो उसको जब अपन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। ओके? और एब्जॉर्प्शन के बाद में फॉर द फर्दर यूज, फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक है, आगे के लिए उसको स्टोर करके रखा जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ एसिमिलेशन। क्लियर? तो यहाँ पे हमने जो अमीबा है वो एब्जॉर्प्शन करेगा और क्या करेगा? एसिमिलेशन करेगा। क्लियर हो गई ये बात? और लास्ट प्रोसेस जो होता है, फोर्थ प्रोसेस जो होता है, इस फोर्थ प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। इजेशन का मतलब क्या है? इजेशन का मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल अपन अपनी बॉडी में तो नहीं रख सकते ना, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है ये बात? मैं एक बार समाप्त करती हूँ, एक बार आप इसको बात ध्यान से समझना कि अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन है, दिस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक आप बताओगे, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व व्हाट? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इंजेशन, ओके, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, है ना, ये सारे प्रोसेस हैं जो उसके अंदर शामिल होते हैं। इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और लास्ट में क्या होगा? इजेशन। ठीक है? तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ कि इसने सूडोपोडिया बनाया, सूडोपोडिया बना के फूड पार्टिकल को अपने अंदर लिया, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो ये फूड वैक्यूल बनी है, इस फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और ये सारे एंजाइम्स क्या करेंगे? जो भी फूड होगा उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे। सिंपल एज दैट, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या बताओगे? तीसरा स्टेप यहाँ पे तुम ये बताओगे थर्ड स्टेप के अंदर कि भाई जो भी चीज अपने यहाँ पे डाइजेस्ट हो गई है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी तो होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, एंड फर्दर यूज के लिए, आगे के यूज के लिए उसको सेव करना इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जितनी भी अनवांटेड चीजें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड इजेशन। Get my point? Clear? Important question है ये। Now move to the next question. State the role played by following process of digestion. समझना, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है और लाइपेज का काम क्या होता है। बच्चों यहाँ पे ना देखो, जो ये क्वेश्चंस हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में हम इन क्वेश्चंस के अलावा मैं आप लोगों को बीच बीच में और भी चीजें जो हैं वो आपको बताती रहूंगी, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। ठीक है? स्किप करके मत चले जाना, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है ट्रिप्सिन। This enzyme is produced by the pancreas in an inactive form is called trypsinogen, and trypsinogen convert into the trypsin. ठीक है? Trypsin convert remaining protein into peptones, ठीक है, and the peptone into peptide and amino acids. ठीक है? Enzyme lipase secreted by pancreas, small intestine convert fat into fatty acid and glycerol. बच्चों यहाँ पे ना एक छोटी सी बात बहुत ध्यान से समझना। पहली बात तो ये कि देखो, एक एंजाइम है जिसका हमने नाम दिया ट्रिप्सिन, सी, ठीक है? ट्रिप्सिन किस फॉर्म में बनता है? ट्रिप्सिन बनता है ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म के अंदर। ठीक है? और ये ट्रिप्सिनोजन, ये तो कौन सी फॉर्म है इसकी? एक्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? एक्टिव फॉर्म। ठीक है? और ये वाली कौन सी फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म। क्लियर? ट्रिप्सिनोजन कौन सी फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म। और ये वाली कौन सी फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म है। ठीक है? अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम एक चीज बहुत ध्यान से देखें, एक एंजाइम और बनता है, ठीक है,
जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है। ये वाला जो एंजाइम है, अगर हम लोग बात करें, ये एंजाइम बनेगा, ये वाला जो एंजाइम बनेगा अगर हम लोग बात करें, ये बनेगा पेनक्रियास के अंदर, ठीक है। और ये वाला जो एंजाइम है ये कहाँ पे बन रहा है, स्टमक के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पेप्सिन बनता है, इसका भी काम क्या है, ठीक है, इसका काम भी क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसका काम भी क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है ट्रिप्सिन के बीच में और पेप्सिन के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बच्चों 2-4 बातें मेरी ध्यान रखना। पहली बात, ट्रिप्सिन कहाँ बनेगा, इंटेस्टाइन, सॉरी ये पेनक्रियास से बनेगा, और पेनक्रियास से कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। पेप्सिन कहाँ पे बन रहा है, स्टमक के अंदर बन रहा है, ठीक है। ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन कौन सी फॉर्म है, ये एक्टिव, ठीक है। और इसकी इनएक्टिव फॉर्म जो होती है पेप्सिनोजन। क्लियर हो गई ये बात, इसकी इनएक्टिव फॉर्म कौन सी होगी, पेप्सिनोजन होगी। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तीसरी बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे ट्रिप्सिन वर्क किसमें करता है, ट्रिप्सिन वर्क करता है एल्केलाइन मीडियम में, ठीक है। कौन सा मीडियम होगा, एल्केलाइन, ठीक है। और जो पेप्सिन वर्क करेगा वो कौन से मीडियम में वर्क करेगा, एसिडिक मीडियम के अंदर वर्क करेगा, क्योंकि स्टमक में क्या होता है बेटा, स्टमक के अंदर HCl है, तो यहाँ पे कौन सा मीडियम हम बात करेंगे, एसिडिक मीडियम के बारे में बात करेंगे। क्लियर, समझ में आ गई ये वाली बात। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि बेटा देखो, पेप्सिन इनिशियली है, स्टमक में ही कर रहा है, तो एक बार के लिए जरा ध्यान से इस बात को सुन लेना कि क्या सुनोगे, सुनोगे ये कि अमीनो एसिड्स होते हैं, सुनना, सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड से क्या बनता है, यहाँ पे छोटे छोटे 5-6 अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पेप्टोन बनेगा, ठीक है। पेप्टोन से आगे जाके क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पेप्टाइड, ठीक है। पेप्टाइड से क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से आगे जाके क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। तो बेटा ये टूटेगा भी तो ऐसे ही ना प्रोटीन, तो यानी कि हमारे पास में प्रोटीन आया है, तो ये प्रोटीन को यहां से यहां तक तो कौन तोड़ रहा है, यहां से यहां तक तो आपको कौन तोड़ देगा, ये तोड़ देगा आपका पेप्सिन। कौन तोड़ देगा, पेप्सिन, ठीक है। फिर आगे जाके यहां से यहां तक तोड़ने के लिए अपने पास यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन। समझ में आ गया पेप्सिन और ट्रिप्सिन में डिफरेंस। सबसे पहली चीज कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। ट्रिप्सिन कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। ट्रिप्सिन कहाँ से आ रहा है, ट्रिप्सिन आ रहा है पेनक्रियास से आ रहा है। पेप्सिन कहाँ बन रहा है, स्टमक के अंदर बन रहा है। ट्रिप्सिन कहाँ पे वर्क करेगा, एल्केलाइन मीडियम के अंदर। पेप्सिन कहाँ वर्क करेगा, एसिडिक मीडियम के अंदर। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई ये बात, वेरी नाइस, ठीक है। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन में दोनों में डिफरेंसेस अच्छे से करके जाना, ये पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी, दैट इज कॉल्ड एंजाइम लाइपेज, ठीक है। बेटा लाइपेज एंजाइम ना स्टमक में भी बनता है, लेकिन ये एसिडिक पीएच में वर्क नहीं कर पाता, तो फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होगा, फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर, तो यहाँ पे लाइपेज एंजाइम वर्क करता है, और कौन कर रहा है इसको सिक्रीट, पेनक्रियास करता है, और ये क्या करता है, फैट को फैटी एसिड्स के अंदर एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई, नाइस। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना,
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग कॉइल्ड होती है ना, ठीक है। आप इस स्प्रिंग को खींचोगे तो वो कैसी हो जाएगी, एकदम लीनियर शेप में आ जाएगी, तो उसका एरिया बढ़ जाएगा ना। और अगर अपन उसको स्प्रिंग की शेप में रखेंगे तो छोटे से एरिया के अंदर आ जाएगी ना। तो यही चीज इसके साथ है कि यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। तो नेचुरल सी बात है कि इंटरनली द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइडेड विद द लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके पास में लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाइज बोलते हैं। क्लियर, इस तरह के। और पता है आपको, विलाइज के अंदर भी विलाइज होते हैं, हाँ जी, इसको अपन माइक्रोविलाइज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है कि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी समझाया था ना स्प्रिंग वाली बात कि स्प्रिंग बहुत कॉइल्ड होती है, तो छोटा है तो क्या हो गया यहाँ पे कि स्कॉइल्ड है, और अगर अपन उसको खींचेंगे तो बिल्कुल लीनियर हो जाएगा ना। सेम यही चीज यहाँ पे है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। The large surface area of a small intestine help in the rapid absorption of digested food, यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा फूड का डाइजेशन भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। क्लियर हो गई, डन। चलिए आगे चलते हैं। Why is nutrition necessary फॉर द ह्यूमन बॉडी? बच्चों देखो, नेचुरल सी बात है। अब इसको जरा छोड़ो, ये क्वेश्चन छोड़ो। तुम्हें खाना ना मिले सुबह से लेके शाम तक 2 3 4 5 दिन, तो क्या होगा? काम कर पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेचुरल सी बात है कि हम लोगों को एनर्जी चाहिए, ठीक है। और ये एनर्जी किसके लिए चाहिए? तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी तुम्हारी बॉडी काम कर रही है। हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, किडनीज काम कर रही है, इनवॉलेंट्री एक्शन पता ही है ना आपको। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज। हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ एक्टिविटीज के लिए, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ठीक है, इन सब चीजों के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। सो वी रिक्वायर न्यूट्रिशन। समझ में आ गई बात? तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? एज वेल एज न्यूट्रिशन की भी रिक्वायरमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। समझ में आ गया? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट कॉज द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल? ओके, यहाँ पे हमारी बॉडी में एक स्पेशल मूवमेंट है जिसको हम पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट बोलते हैं। समझना, ईसोफेगस से फूड अंदर जा रहा है स्टमक की तरफ, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट, ठीक है। स्टमक के अंदर खाना आया, स्टमक भी स्टिल मूवमेंट कर रहा है भाई। तुम खाना ढंग से चबाते तो हो नहीं, 32 टाइम्स च्यू करते हो? नहीं करते। तो आपके स्टमक बेचारा वो मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, अगेन वो भी मूवमेंट कर रहा है। आपकी इंटेस्टाइन भी मूवमेंट कर रही है। मसल्स की इन मूवमेंट को हम पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट बोलते हैं, और इसी मूवमेंट की वजह से जो फूड है जो पार्शियली क्या हो रहा है, डाइजेस्टेड हो रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखो, इंटेस्टाइन है, अब ये इंटेस्टाइन के अंदर फूड है, ठीक है। अब ये एक बात सोच के देखो, वहां पे फूड का मिक्सअप होना भी तो जरूरी है ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ में, तो इसीलिए भी इंटेस्टाइन की मूवमेंट होना नेसेसरी है, ठीक है। और वो मूवमेंट कौन सी मूवमेंट कहलाती है? पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। याद रखोगे? तो ये सारी मूवमेंट पे जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो नॉर्मली एक ही मूवमेंट है आपकी, कौन सी? पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। तो याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो कौन सा है ये? पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। नेक्स्ट, Why is the small intestine in herbivorous longer than the carnivorous? ठीक है बेटा, herbivorous में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है? कंपैरेटिवली बड़ी होती है। बहुत सिंपल सा आंसर है। क्या प्लांट के अंदर जो आउटर वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, ठीक है। तो सेल्यूलोज का जो डाइजेशन होता है ना, दैट टेक लॉन्गर टाइम, ठीक है। उसके डाइजेशन के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है, और उसके लिए उनके पास में एक ऑर्गन होता है, अपेंडिक्स बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में यहाँ बैक्टीरिया भी होते हैं, तो उसको डाइजेशन के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। क्लियर?
अब पता है आप लोगों को, पहले हम लोग जब जंगलों में रहते थे, हम जैसे अभी मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं वैसे नहीं थे, तो वहां पे हम लोगों का अपेंडिक्स भी डेवलप था, ठीक है। बाद में धीरे धीरे हम खाने को पका के खाने लग गए, तो हमारा अपेंडिक्स जो है वो कैसा हो गया, एक वेस्टिजियल ऑर्गन जैसा ही रह गया। क्लियर हो गई ये बात? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हर्बीवोरस जो होती है उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बड़ी होती है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज के होने की वजह से और इसकी डाइजेशन की वजह से हर्बीवोरस का इंटेस्टाइन लंबा, कार्निवोरस का इंटेस्टाइन छोटा। ओके, अच्छा दूसरी बात, इनके पास में सेलुलोज नहीं होता तो इनका छोटा होता है इंटेस्टाइन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट happen if mucus not secreted by gastric gland। बच्चों ध्यान से समझना, आपका जो ये स्टमक है जिसको हमने ये बोला कि भाई वो एक जे शेप ऑर्गन है, ठीक है, इसमें क्या रिलीज हो रहा है बेटा, HCl। और HCl क्या होता है, एसिड होता है। और नेचुरल सी बात है, कोई भी एसिड अगर आपके हाथ पे अगर एसिड गिर जाए तो नेचुरल सी बात है हमारा हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बॉडी में भी एसिड बन रहा है, स्टिल इसका पीएच भी बहुत कम होता है ना, 1 या 2 के आसपास इसका पीएच है। तो क्या ये हमारी वॉल्स को डैमेज नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि मान लो ये वॉल्स हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, म्यूकस। म्यूकस की एक थिक लेयर आ जाती है, ठीक है। किसकी लेयर आ गई, म्यूकस की थिक लेयर आ गई, बहुत थिक लेयर आ जाती है यहाँ पे। और इस म्यूकस की थिक लेयर आने की वजह से, आई रिपीट, इस म्यूकस का थिक लेयर आने की वजह से क्या होता है कि एसिड का इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर किसी पर्सन के अंदर ऐसा हो कि म्यूकस नहीं बन रहा है और ये थिक लेयर नहीं हो पा रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसको ना अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो म्यूकस बहुत रिक्वायर्ड है। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, HCl एज वेल एज म्यूकस एंड रेनिन, पेप्सिन एंजाइम्स, ठीक है। म्यूकस क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक विद द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एज वेल एज HCl, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये लाइनिंग हट जाए तो यहाँ पे क्या कॉज हो सकता है, एसिडिटी एंड अल्सर, ठीक है। यहीं पे एक बात और ध्यान रख लेना, स्टमक के काम क्या क्या है, रिवाइज करो, याद करो, याद है? चलिए, स्टमक का काम मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अभी बताया था ना। ओके, दूसरी बात आप क्या याद रखोगे, स्टमक का काम क्या है, स्टमक का काम एक काम और भी है यहाँ पे कि स्टमक स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस भी प्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ पे HCl है और एंजाइम्स हैं। फूड का स्टोरेज कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट फॉर 2 hours, प्रोटीन फॉर 3 hours एंड फैट फॉर 6 hours। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो बच्चे हैं 10th क्लास के उनको ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो होपफुली उनको याद आ गया होगा ये चीज। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write 2 different ways which glucose oxidase provide energy in a human body. Write the product form। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 तरह के यहाँ पे एक्शंस होते हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक एक्शन, ठीक है। एरोबिक एक्शन वो होता है जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होती है, और एनारोबिक एक्शन वो होता है जहाँ पे ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के काम चल रहा है, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस चीज को समझते हैं, समझना। सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का जो ये मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का जो ये मॉलिक्यूल है, ये इसका ब्रेकडाउन होता है, ये टूटता है। देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब ग्लाइको, लाइसिस, लाइसिस का मतलब हो गया टूटना, ठीक है। तो ग्लूकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और यहाँ पे क्या बनता है बेटा, पायरुवेट बनता है। क्या बनेगा यहाँ पे, पायरुवेट, ठीक है। ये पायरुवेट जो है, ठीक है, अगेन कहाँ जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहा है, और यहाँ पे CO2 H2O और साथ में क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ठीक है। बच्चों यहाँ तक ये बात समझना है कि इस ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और अगर यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, ठीक है। कौन सा साइकिल बोलेंगे इसको, हम क्रेब्स साइकिल बोलेंगे। क्लियर हो गई? तो एक तरीका तो भैया ये है कि सिंपल सा ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से क्या बनी, यहाँ पे एनर्जी बनी, ठीक है। और वो प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है।
दूसरा आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बच्चों देखो क्या हो रहा है कि तुम लोग कुछ खा पी के नहीं निकले हो, ठीक है, और तुम्हें अचानक से भागना पड़ गया, तुम्हें रन करना पड़ गया, ठीक है। अब ना तुमने स्ट्रेच किया, ना तुमने कुछ खा रखा है अच्छे से। अब ऐसे केस में आप बहुत जल्दी से बहुत तेजी से भागे जा रहे हो और वहां पे एक बात बताओ, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो पायरुवेट क्या करेगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। और ये काम कहाँ पे हो रहा है? मसल्स के अंदर में हो रहा है, ठीक है। तो जब ये मसल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे आपको कई बार क्रैम्प आता है, या कभी ऐसा हुआ हो कि आप सारा दिन खेले हो, अगले दिन पैर दुख रहे हैं, या बहुत चढ़ाई चढ़ी उसके बाद में आपके पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहा है, रीजन, या फिर जो लोग पहले पहले बार जिम जाते हैं, एक दिन तो बहुत जोर शोर से जिम कर लेते हैं, उसके बाद में पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन क्यों हुआ है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से हुआ है। क्लियर है ये बात? तो बेटा ये अच्छे से याद करके चलना, ठीक है, कि लैक्टिक एसिड बनता है और साथ में क्या बनती है? एनर्जी बनती है। तो दो तरीके से ग्लूकोज को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? एक तरीका कौन सा है? एरोबिक। एरोबिक में ही हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया आएगा और एनारोबिक में क्या होगा? लैक्टिक एसिड। क्लियर? चलिए, ओके, राइट 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, हमारे पास में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है कैपिलरीज, और तीनों का ही काम अलग अलग है और तीनों ही अलग अलग तरीके से वर्क कर रही हैं। कैसे वर्क करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज आर्टरी, ठीक है, आर्टरी क्या कर रही है? हार्ट से ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। कौन से ब्लड को लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड। क्लियर? इसका एक्सेप्शन याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा। ये बात आप लोग प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा आता है वेन्स, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, यानी कि कौन सा ब्लड? एग्जैक्टली जो आपका पर्टिकुलरली आपका जो कार्बोक्सिलेटेड ब्लड है, ठीक है, जहां पे अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उस ब्लड को वेन्स क्या करेंगी? हार्ट तक लेकर आएंगी, ठीक है। कैपिलरीज में बाद में बताती हूँ, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है आर्टरी की वो कैसी होती है? थिक होती है। इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड बहुत झटके के साथ में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये थिक नहीं हुई तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ऐसे केस के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बहुत ज्यादा अगर ये थिक नहीं हुई तो ये फट सकती हैं, डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक, और इसकी कैसी होती हैं? थिन, ठीक है। इलास्टिसिटी, यानी कि मसल ज्यादा है, इलास्टिसिटी किसमें ज्यादा है? आर्टरीज में, और ये कैसी होती है? लेस इलास्टिक। ल्यूमन क्या होती है? ठीक है, जैसे एक बात बताओ, ये सॉरी, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक वेसल है, ठीक है, इसके अंदर का पार्ट होगा ना, इस अंदर के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमन। क्या बोलेंगे? ल्यूमन बोलेंगे। अच्छा, अब एक खुद सोच के देखो, तुम्हारे पास में एक नली है, इसकी दीवारें मोटी हैं, तो उसका ल्यूमन कैसा हो जाएगा? बताओ, नैरो या वाइड? ठीक है, तो हम नेचुरल सी बात करेंगे कि इसका कैसा हो जाएगा? नैरो, और इसका कैसा हो जाएगा? लार्ज, ठीक है। चलिए, वॉल्व, यहाँ पे किसी तरह के कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते आर्टरी के अंदर, मगर वेन्स के अंदर होते हैं, ठीक है। प्रेशर ऑफ ब्लड, इसमें बहुत तेजी के साथ, झटके के साथ जा रहा है, और यहाँ पे कैसा होता है? बहुत कम तरीके से होता है। ओके, चलो अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, कैपिलरीज। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि मैडम कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, या कैपिलरीज है क्या चीज, ठीक है। चलो, तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आया, ठीक है, अब वो जो गेस्ट आया तो एक बात बताओ, तुम क्या करोगे? गिलास में पानी लेके जाओगे ना?
या ऐसे करोगे ये लो पी लो पानी, नहीं ना, तुम क्या करोगे ग्लास में पानी लेके जाओगे और तरीके से उनको दोगे, ठीक है। अब ऐसे ही आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड लेके आ रही है, तो वो टिश्यूज के अंदर फैला देगी क्या, ये लो भाई ले लो ब्लड लूट लो, नहीं ना। या वेन्स क्या करेंगी, वेन्स लाओ 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 ब्लड लेकर आओ ब्लड लेकर आओ, ऐसे करेंगी, नहीं ना। बेटा आर्टरी होगी चाहे वेन्स होंगी, ये दोनों के दोनों, जैसे अगर हम लोग बात करें ना यहाँ पे सुनना, जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलरली टिश्यूज है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली यहाँ पे एक टिश्यूज है। अब यहाँ पे आर्टरीज और वेन है ना, ये आर्टरीज और वेन क्या करेंगी, इस तरह से ना जाल बना लेंगी। देखो मैंने यहाँ पे ब्लू और रेड जो ये पिंक कलर है इसमें से जाल सा बनाया है। तो बेटा ध्यान से समझना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही यहाँ पे होंगे, लेकिन जो ब्लू है उसके अंदर क्या होगा, CO2 वाला, और ये वाला इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन वाला। यानी कि कैपिलरी बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स का एक जाल है, ठीक है। अगर वेन्स कैपिलरी में कन्वर्ट हो रही है तो उसको अपन वेन्यूल्स बोलेंगे, और अगर आर्टरी कन्वर्ट हो रही है तो उसको अपन आर्टियोल बोलेंगे। समझ में आ गई ये वाली बात, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि आर्टरी ने वॉमिट आउट कर दिया कि भाई ये लो सारा ब्लड, या फिर वेन्स जो कर रही है वो लेके आ रही है, नहीं, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन टेक्स टाइम। तो इसके लिए यहाँ पे तीसरी तरह की स्पेशल तरह की चीजें होती हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कैपिलरीज बोल रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये कैसा हो गया, कैपिलरीज कैसा ब्लड कैरी कर रही है, कैरीज ब्लड टू ऑर्गन, ठीक है, जहाँ पे भी गैस एक्सचेंज हो रहा है। बहुत थिन होती हैं, इनइलास्टिक वॉल्स होती हैं, ल्यूमन बहुत नैरो होती है, कोई वॉल नहीं होता है, और इनके अंदर ब्लड का प्रेशर जो होता है वो भी कंपैरेटिवली लो होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। और जब भी डिफ्यूजन होगा ना तो वहां पे हमेशा ब्लड प्रेशर कैसा होगा, कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा। क्लियर, समझ में आ गया, ओके, वेरी नाइस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है बच्चों। सबसे पहली चीज जाइलम, ठीक है, हम पहली चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जाइलम, ठीक है। ये क्या कंडक्ट कर रहा है, वाटर कंडक्ट कर रहा है, और साथ साथ ये मिनरल्स कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स को ये कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है वाटर एंड मिनरल्स। और तुम्हें पता ही है कि जाइलम कैसा होता है, जाइलम बेसिकली यहाँ पे ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, याद है, वेरी नाइस, ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम क्या कंडक्ट कर रहा है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो फ्लोएम फूड को आगे मूव करा रहा है इधर से उधर, ठीक है। तीसरा आ गया पल्मोनरी वेन, ठीक है, इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये क्या करती है, याद है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू से कहाँ जा रहा है, हार्ट के अंदर जा रहा है। क्लियर हो गया ये बात, ओके। नेक्स्ट आता है वीना कावा। वीना कावा है, वीना कावा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब दोनों में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, वीना कावा क्या करती है, हमारी बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके आ रही है, ठीक है। कैसे लेके आ रही है, बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, देखो शोल्डर्स, ठीक है, नेक, हेड, यहां से जो ब्लड को लेके आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वीना कावा, ओके। तो वीना कावा, कौन सी वीना कावा है, वो सुपीरियर वीना कावा है, और लोअर बॉडी से जो लेके आ रहा है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर वीना कावा। तो ये
जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये कहाँ पे लेके जा रहा है, हार्ट पे। हार्ट में भी कहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ पे ले जा रही है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को वो लेके जा रही है लंग्स तक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अरोटा, अरोटा क्या करती है, जो भी प्योर ब्लड है, अब प्योर ब्लड से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ये ब्लड है ये कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। कौन सा ब्लड है यहाँ पे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर फैला रही है, यानी कि पूरे ऑर्गन्स तक लेके जा रही है। क्लियर हो गई ये वाली बात, गॉट इट, चलिए, वेरी नाइस। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बच्चों ध्यान से सुनना, हमारी जो बॉडी में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखो जब भी आप लोगों से एक्सक्रीशन पूछा जाएगा सॉरी, जब भी आप लोगों से एक्सक्रीशन पूछा जाएगा तो आप लोगों से उसमें ना नेफ्रॉन का पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली नेफ्रॉन क्या है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है किसकी, किडनीज की, उसको अपन नेफ्रॉन बोल रहे हैं। काम क्या है इसका, काम इसका बहुत सिंपल सा है, इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का, ठीक है। एक बात अपने दिमाग में बिठा के चलना, हमारी बॉडी में देखो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है ना, फैट स्टोर हो जाता है, ठीक है, लेकिन कभी भी प्रोटीन स्टोर नहीं होता। ये प्रोटीन जाएगा कहाँ पे, लीवर के पास में। लीवर इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है यूरिया के, ठीक है। यूरिया कहाँ पे आया, ब्लड में। और यूरिया क्या है बेटा, यूरिया एक वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को हमें बॉडी से बाहर निकालना है, सिंपल एज दैट। तो वो कहाँ पे आएगा, किडनीज में आएगा। किडनी में किससे आएगा, आर्टरी से आएगा, रीनल आर्टरी से, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्योरीफाई होके रीनल वेन के थ्रू चला जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन का। मैं एक बार इसको ना आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, जरा इसको ध्यान से एक बार समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो आपका, अगर हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखें तो बेटा देखो, ये जो एक बहुत सारा जाल होता है कैपिलरीज का, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और वो एक प्याले नुमा स्ट्रक्चर में है, ठीक है, जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद में यहाँ पे जो ये डक्ट निकल रही है इसको बोलते हैं पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ये क्या होता है, लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो लूप है वो किसका लूप है, हेनलेस का लूप है। उसके बाद आता है आपका डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे आती है कलेक्टिंग डक्ट, और बाद में जाके क्या हो जाएगा, ये आगे यूरिन के अंदर, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में चली जाएगी। अब प्रोसेस क्या हो रहा है जरा एक बार वो समझ लेते हैं, तो फिर तुमको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा इस चीज को समझना इसको। देखो अब हुआ क्या, तुमको मैंने क्या बोला, आर्टरी आ रही है। क्या आ रही है, आर्टरी। आर्टरी जब आ रही है ना तो एफरेंट, क्या बोलेंगे इसको, एफरेंट। आने वाला एफरेंट, जाने वाला इफरेंट, ठीक है। तो आर्टरी आ रही है तो वो आर्टियोल में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है, आर्टियोल के अंदर। तो एफरेंट आया, एफरेंट का साइज जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, और इफरेंट का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है। तो इस बड़े और छोटे के चक्कर में क्या हो गया, प्रेशर बढ़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। अब जब यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्लियर। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट अलग है और यूरिन अलग है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में स्टिल यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी ग्लूकोज हो सकता है, कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ आयंस हो सकते हैं। इन सबको वापस से रीएब्सॉर्ब करेगा, कौन करेगा, पीसीटी करेगा। कौन करेगा बच्चों, पीसीटी, ठीक है। पीसीटी इनको रीएब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। पानी ज्यादा तो नहीं निकल रहा, कम तो नहीं निकल रहा, इन सब चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका हेनलेस का लूप कर रहा है। और फाइनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डीसीटी के अंदर। और यूरिन जो है, जो बिल्कुल फाइनल यूरिन है वो बाहर निकल जाता है। और देखो यहाँ पे ना ये जो पूरा जाल बन रहा है ना, इस पूरे जाल को बोलते हैं हम लोग, बोलते
हैं वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा जो है वो फाइनली रीनल वेन की फॉर्म में आके वो कहाँ चली जाएगी? बॉडी के अंदर चली जाएगी। समझ में आ गया? कितना आसान था। ठीक है, एक बार फिर से इन चीजों को एक बार आप देखना, जो मैंने आपको समझाया बहुत आसान है। नेफ्रॉन, बच्चों को ना दिक्कत होती है नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि आने वाला क्या हुआ? एफ्रेंट, जाने वाला इफ्रेंट। अरे यार ऐसे समझ लो ना कि तुम किसी है ना कि स्टेडियम के अंदर फंस गए हो। उस स्टेडियम के अंदर क्या हुआ कि आने के लिए तो बहुत बड़ा गेट है, जाने के लिए इतना सा ही है, मैच नहीं हो रहा, भगदड़ मच गई और सबके सब भाग रहे हैं। तो भाग रहे हैं तो प्रेशर पड़ेगा ना एग्जिट पे, एग्जिट बहुत छोटी सी है, प्रेशर पड़ेगा ना। ऐसे ही सेम एफ्रेंट जो है, एफ्रेंट का साइज बड़ा, इफ्रेंट का साइज छोटा, प्रेशर पड़ा, ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड फिल्टर हुआ तो यहाँ पे क्या बना? ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो था आपका, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को भी दोबारा से फिल्टर किया जाता है और उसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इन सब चीजों को वापस से रीएब्सॉर्ब करेगा। पीसीटी, डीसीटी, हैनलेस लूप और फाइनली यूरिन जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? होप इट हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो यहां तक ये कहानी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रांसलोकेशन विद रेफरेंस ऑफ द प्लांट। बच्चों ट्रांसलोकेशन का ना एक छोटा सा डेफिनेशन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा कि क्या होता है ये। ट्रांसलोकेशन का मतलब बहुत सिंपल सा है। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है यहाँ पे कि भाई अगर मान लो लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स के अंदर किसका प्रिपरेशन हो रहा है? फूड का। ठीक है, यहां से क्या जनरेट हो रहा है? फ्लोएम। ठीक है, और फ्लोएम क्या कर रहा है? पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। यानी कि जो भी सॉल्यूट है आपका, जो भी पर्टिकुलरली चीजें हैं आपकी, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसे पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर इन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसफर इनटू वेरियस पार्ट, जैसे कि ब्रांचेस हो गया, रूट्स हो गए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्लियर? Next, name 4 type of metabolic waste produced by humans. Name any 2 human excretory organ, then kidney. ठीक है, 4 टाइप के देखो बहुत सारे हैं। जैसे कौन कौन से हो गए आपके? सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और यूरिया हो गया। ठीक है, ऑल दीज आर द वेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा हमारी बॉडी में किडनी के अलावा लंग्स जो क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, एज वेल एज लीवर। पता है आपको, लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, ग्लैंड है, या फिर इसको हम ये बोलते हैं कि दैट इज चलो एक छोटी सी बात तुमको बताती हूँ। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका क्या खराब होता है? लीवर ना, नेचुरली। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? लीवर करता है। क्लियर? तो यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर कर रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या कर रहा है? लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में चेंज कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि आरबीसीज हैं, आरबीसीज टूट जाती हैं, स्प्लीन में जाके टूट गई, उनमें से बिल्वर्डिन और बिलरुबिन नाम के 2 पिगमेंट बनते हैं जो आगे फैट डाइजेशन में भी काम में आते हैं। क्लियर? समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक एंड रिलीज सिक्रीशन ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है बच्चों, बहुत सारी यहाँ पे पर्टिकुलरली ग्लैंड्स होती हैं और इन ग्लैंड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नाम देते हैं, और ये अलग अलग सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, एक तो ये क्या बना रही है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रही है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ठीक है, दूसरा आता है म्यूकस। म्यूकस क्या कर रहा है? स्टमक में एक लाइनिंग प्रोवाइड करा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि स्टमक के अंदर उसका HCl का बहुत ज्यादा अफेक्ट ना आए। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रेनिन एंड पेप्सिन बन रहे हैं और ये क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। बेटा रेनिन जो है ना, ये बड़े लोगों में नहीं बनता, ये छोटे बच्चों में बनता है। ये बात हमेशा मेरी याद रखना। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वहां पे दूध ही पी रहे हैं, तो उनके अंदर ये एंजाइम बनेगा, हम लोगों में नहीं बनता है ये। ओके नेक्स्ट,
डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आप लोग याद रखिए, सर्कुलेशन हमारा ब्लड ट्रैवल हार्ट में 2 बार कर रहा है। जो हमारा चैम्बर है, मैं इसको एक बार आपको समझाती हूँ, जरा इसको मैं थोड़ा सा ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझा रही हूँ, जरा एक बार ध्यान से सुनना। ये फ्लो चार्ट आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, बहुत सिंपल सी बात है कि अपर वाला पार्ट जो होता है इसको अपन एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि अपन लेफ्ट राइट में परेशान हो रहे हैं, तो ये मेरा राइट साइड, ये मेरा लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे राइट, राइट, लेफ्ट और लेफ्ट, सिंपल इज दैट। ठीक है, अच्छा अब आती है बात यहाँ पे कौन सी चीजें क्या क्या आ रही हैं या कैसे काम चल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे सुपीरियर वीना कावा आएगी। ठीक है, सुपीरियर वीना कावा क्या करेगी, यहाँ पे ब्लड लेकर आएगी। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पे कौन ब्लड लेके आ रहा है, इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, अच्छा इंफीरियर वीना कावा आ गया, सुपीरियर वीना कावा आ गया। तीसरी चीज यहाँ पे आता है कोरोनरी साइनस। ठीक है, ये कहाँ से ब्लड लेके आ रहा है, जो आपका हार्ट है, हार्ट की दीवारों से, हार्ट की वॉल से भी तो ब्लड आएगा ना, तो ये क्या हो गया आपका कोरोनरी साइनस, यहां से ये ब्लड लेके आ रहा है। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, अब राइट एट्रियम तक आ गया। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ना वॉल्व होता है। ठीक है, और इस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से ब्लड कहां गया, यहां से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, क्या होती है, यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे निकली। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर ब्लड होगा राइट वाले पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे प्योर ब्लड नहीं होता है। कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड। ब्लड प्योर कहाँ पे हो रहा है, लंग्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब लंग्स के अंदर यहाँ पे ब्लड का प्योरिफिकेशन हुआ। ठीक है, अब यहां से क्या निकली, पल्मोनरी वेन, और ये इसने क्या किया, ये ब्लड लेके गई राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, यहां पे एक वॉल्व होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से निकलती है अरोटा। देखो मैंने डीप रेड कलर की बनाई है ताकि आपको याद रहे कि अरोटा से ब्लड कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हार्ट है। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर थे, ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल। अब एक बात सोच के देखो, अगर ब्लड यहाँ से चला तो यहाँ से चला, एक बार हार्ट में आया, फिर लंग्स में गया, फिर लंग्स से जाके वापस से इसके अंदर आया, लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर आया। तो हार्ट में ब्लड कितनी बार आया है, 2 बार आया है ना, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ, जरा इस चीज को ध्यान से देखना। हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वीना कावा, शोल्डर्स, नेक, हेड, यहाँ से कौन लेके आ रहा है, सुपीरियर वीना कावा। नीचे से कौन लेके आ रही है, इंफीरियर वीना कावा। हार्ट की वॉल से कौन लेके आ रहा है, कोरोनरी साइनस। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ पे आया, प्रेशर बना, खुला, ओपन हुआ राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कौन लेके गया, पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में ब्लड का प्योरिफिकेशन हुआ, CO2 को बाहर निकाल दिया गया और उसमें क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। क्लियर। अब यहाँ पे
पल्मोनरी वेन निकली, इसने क्या किया, जो इधर की तरफ कौन सा ब्लड आ गया अपने पास में, अब ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, यानी कि कौन सा रिच है, ऑक्सीजन से रिच है। लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, अरोटा, और अरोटा से कहाँ गया, पूरी बॉडी के अंदर गया। समझ में आ गई ये वाली बात। तो यहाँ पे हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो पाथवे हो रहा है हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक बार में 2 बार हो रहा है, मतलब अगर हम लोग बात करें कि द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, ठीक है, एंड बैक टू द हार्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। कौन सा सर्कुलेशन, पल्मोनरी। उसके बाद में कहा गया हार्ट से बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन पहले हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, तो ये तो कौन सा हुआ आपका, पल्मोनरी। फिर बॉडी में गया, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से ये आगे मूव कर रहा है, जो ये एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो भी मैंने अभी आपको समझाया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। ये पूरा ये लिखा वाला भी आप लोग अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, डबल सर्कुलेशन, कि हार्ट में एक बार नहीं आ रहा है ब्लड, 2 बार आ रहा है। तो जो 2 बार आ रहा है कैसे आ रहा है, पहले हार्ट में आया, ठीक है, हार्ट से लंग्स में गया, फिर से हार्ट में आया, डबल सर्कुलेशन। सॉरी, प्योर हुआ, प्योर होने को हम क्या बोल रहे हैं कि ये पल्मोनरी हो गया, फिर बॉडी में गया तो उसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टमिक हुआ। समझ में आ गई, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, देखो फोटोसिंथेसिस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है, आता है फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, इन पे डिस्क्रिमिनेशन आपको आना चाहिए कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है, नेचर के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि जो ग्लूकोज बन रहा है, वो कौन बना रहा है, वो प्लांट्स बना रहे हैं बेटा। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर लाइट रिएक्शन को यूज किया जा रहा है, ठीक है, लाइट को यूज किया जा रहा है, जिससे आगे जाके क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। और वो जो फूड बन रहा है, उसी फूड को तो हम खा रहे हैं, हम क्या हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की वजह से हमें फूड मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस की वजह से नेचर में ऑक्सीजन आ रही है। क्लियर है ये बात कि ऑक्सीजन जो है वो तो हम लोग हमारे पास आ रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये सिग्निफिकेंस हुआ किसका, फोटोसिंथेसिस का। अगर आपसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन देने को बोला जाए तो आप क्या बताओगे कि CO2 H2O, CO2 और H2O दोनों आपस में कंबाइंड हुए हैं, फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, और साथ में क्या बनी, ऑक्सीजन गैस। देखो ग्लूकोज तो क्या हो गया आपका, फूड, ठीक है, और ऑक्सीजन किसके काम में आ रही है, रेस्पिरेशन के। तो नेचुरल सी बात है बच्चों कि हमारे पास में फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो हम तो भूखे ही मर जाएं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस से सारे के सारे जितने भी पर्टिकुलरली यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं उनको फूड मिल रहा है, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी बच्चों, फोटोसिंथेसिस में जब भी आएगा ना तो आप ये चीजें जरूर से बताना, ठीक है। पहली चीज, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट के अंदर। एक होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी होती है यहाँ पे डार्क रिएक्शन, ठीक है।
लाइट रिएक्शन नॉर्मली ऐसा बोलते हैं 10th लेवल में हम यही बोल देते हैं कि भाई ये दिन में हो रही है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे लाइट रिएक्शन दिन में हो ही रही है, लेकिन कई बार बोलते हैं कि डार्क रिएक्शन रात में हो रही है, लेकिन नहीं, कुछ प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, डार्क रिएक्शन भी दिन में हो सकती है। या आप डिटेल में आगे अगर आप 11th में बायो लेते हैं तो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ध्यान से समझना कि हमारे पास में सन अंकल हैं, ठीक है, ये जो सन अंकल हैं ये हमें एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट के पास में क्या होता है, क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट, पिगमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी डेवलप होती है और यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 2 H बनेंगे और ऑक्सीजन कहाँ पे आगे, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ज्यादा ये समझदारी मत दिखाना, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको हटा देते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बने, ठीक है, H बने, ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीजन कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में। इलेक्ट्रॉन जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे एसिमिलेशन पावर बनती है। एसिमिलेशन पावर क्या होती है, एटीपी और एनएडीपी, ठीक है। यानी कि एटीपी क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीपी क्या हो गया, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये बना। बेटा ये क्या है, एनर्जी। ध्यान से सुनना, लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज नहीं बन रहा है, लाइट रिएक्शन के अंदर सन अंकल आए, उनसे एनर्जी को ट्रैप किया क्लोरोफिल ने। अब यहाँ पे सबसे पहले वाटर टूटेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की शुरुआत कहाँ से होगी, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए। अब ये क्या चीज है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे के पास जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहे हैं, एटीपी और एनएडीपी बन रहे हैं। एटीपी और एनएडीपी, ठीक है, ध्यान से सुनना, एटीपी एनएडीपी दोनों के दोनों एनर्जी हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन पावर। क्लियर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन पावर बोलेंगे, ताकत है, एनर्जी है, ठीक है। रात के टाइम पे डार्क रिएक्शन, इसको हम लोग CO2 फिक्सेशन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, CO2 और एक एंजाइम, कौन सा, रुबिस्को, ठीक है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट एंजाइम, जो कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुई, स्टार्च के अंदर, और कहाँ पे, आगे बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये मैंने सम अप करके आपको बताया है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो ये चीज आप लोगों को जरूर से याद रखनी है, बतानी है कि फोटोसिंथेसिस में 2 चीजें हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन दिन में हो रही है, डार्क रिएक्शन रात में हो रही है। लाइट रिएक्शन में एनर्जी को ट्रैप किया जा रहा है, और इसी एनर्जी को, ठीक है, आगे पिगमेंट क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसी की वजह से वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, एटीपी एनएडीपीएच बने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन गया, एटीपी एनएडीपीएच बने, और ये एटीपी एनएडीपीएच का यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, रात में हो रहा है। और रात में डार्क रिएक्शन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाएगी, वो तो गैस है ना, और वो किस में फिक्स हो जाएगी, ग्लूकोज के अंदर, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, और यहाँ पे क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का एक छोटा सा मैंने आप लोगों को ब्रीफ दिया है, एंड होपफुली आप लोगों को ये जो सीरीज है ये समझ में आया होगा। फर्स्ट चैप्टर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। स्टिल
आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर से डालिएगा और बताइएगा कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं गरिमा नरूला आपको बेस्ट ऑफ लक देती हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। बहुत अच्छे से नंबर लेकर आइएगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने टीचर्स का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कितनी देर का हुआ?